फीटस बोलते हैं। ओके, इस फीटस के चारों तरफ एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं एमोनियो फ्लूइड। ये लिक्विड क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इस लिक्विड से। तो जब भी टेस्ट करते हैं इसका, तो इसमें क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसको लेते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करते हैं। इसी एमनियोटिक फ्लूइड से पता चल जाता है कि बेबी क्या है, बॉय है और गर्ल है। और आपको पता है ये टेस्ट बैन है इंडिया में। हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड बंदरोगा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की है 6th वीडियो है। वीडियो के सभी प्रश्न सिलेबस यानी 9th 10th NCERT साइंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। ये सभी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में यूके SSC तथा SSC द्वारा बार बार पूछे गए हैं, अतः सभी प्रश्न बंदरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो बाइलिंगुअल होगी। वीडियो में कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ सीखा है आपने, तो आप उस टाइम वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधा यानी कलर ब्लाइंडनेस से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो एक जेनेटिक रोग होती है और वो एक्स लिंक्ड होती है, यानी जो एक्स क्रोमोजोम होता है, दो प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं, एक्स और वाई। तो ये एक्स लिंक्ड यानी एक्स क्रोमोजोम को इफेक्ट करता है। अब जो मेल होता है, मेल में होता है एक्स वाई, यानी एक होता है एक्स और एक होता है वाई, और फीमेल में होता है एक्स एक्स। ठीक है, यानी कि मेल में होता है एक्स वाई, फीमेल में होता है एक्स एक्स। तो ये एक्स लिंक डिजीज़ होता है, एक्स लिंक। तो अगर मेल में एक ही एक्स होता है, अगर ये अफेक्ट हो गया तो इसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन फीमेल में क्या होता है, दो एक्स लिंक, दो एक्स होते हैं, यानी कि फीमेल में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों एक्स में कलर ब्लाइंडनेस होना पड़ेगा। इसलिए जो फीमेल होती है उसमें बहुत कम चांस होता है, क्योंकि दोनों में तो नहीं हो पाएगा, बहुत कम चांस होता है होने की, जबकि एक में हो सकता है। इसलिए जो मेल होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। ओके, तो हमारा आंसर हो गया कि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है, जबकि फीमेल में दो होते हैं, इसलिए उनका नहीं हो पाता। और कलर ब्लाइंडनेस में कौन से दो कलर का डिफेक्ट होता है, तो रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन कलर का डिफेक्ट होता है, रेड और ग्रीन कलर पहचानने में दिक्कत आती है कलर ब्लाइंडनेस में। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है। माँ के दूध में बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स, प्रोटीन सब पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो शिशु को सबसे महत्वपूर्ण मिलता है वो होता है एंटीबॉडी। उसमें जो क्योंकि शिशु का शरीर शुरू में अपने आप एंटीबॉडी नहीं बना पाता, तो उसे ये एंटीबॉडी अपने माँ के दूध से मिलता है। और देखें अगर, तो ये लिखा हुआ है कि जो इम्यूनोग्लोबिन करके एक एंटीबॉडी होती है, ये होती है मदर मिल्क में, इम्यूनोग्लोबिन मिल्क। ठीक है, और आपको पता है इम्यूनोग्लोबिन में जो एंटीबॉडी होती है वो होती है IgA, IgM और IgG प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ होती है, और ये कहाँ से मिलती है, मदर मिल्क से बच्चे को। ओके, इसके अतिरिक्त और देखते हैं कि और क्या क्या मिलता है मिल्क से। तो प्रोटीन, शुगर, विटामिन और मिनरल्स, ठीक, ये मिलता है मदर के मिल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से द्वारा की जाती है, मतलब कि गर्भ में बच्चे की जांच किस विधि द्वारा की जाती है। तो ये किया जाता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। एमनियोसेंटेसिस में आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो ये बेबी हुआ, बेबी को क्या बोलते हैं, इस स्टेज फीटस बोलते हैं। ओके, इस फीटस के चारों तरफ एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं एमोनियो फ्लूइड। ये लिक्विड क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इस लिक्विड से। तो जब भी टेस्ट करते हैं इसका, तो इसमें क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसको लेते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करते हैं। इसी एमनियोटिक फ्लूइड से पता चल जाता है कि बेबी क्या है, बॉय है और गर्ल है। और आपको पता है ये टेस्ट बैन है इंडिया में, तो बैन है और ये कराना भी नहीं चाहिए। तो इस टेस्ट को क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, जो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और बेबी को प्रेगनेंसी के दौरान इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और अभी इसमें और भी चीज़ें, जैसे कि जो एक ये आपको प्लेसेंटा दिख रहा हुआ, जो ये नाल होती है बच्चे से माँ को जोड़ती है, इसी से इसका पोषण होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को इसी के प्लेसेंटा से ही प्रोवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम का संकेत मिलता है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक नीचे गिर जाती है तो ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है। देखिए, 3 कंडीशन होती है। यदि बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो क्लियर मौसम होगा, बिल्कुल क्लियर मौसम होगा, सामान्य मौसम होगा। और ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होगी,
अगर धीरे धीरे नीचे गिर रही है। और अचानक से जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एकदम से गिर जाए नीचे तो तूफान आने की चांस होता है कि तूफान आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जब अचानक गिर जाएगा तो तूफान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रेन, ये पिंटर ग्रेन नहीं है, विंटर ग्रेन है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रेन बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट को। सैलिसिलेट इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H4, मिथाइल सैलिसिलेट। अब मिथाइल सैलिसिलेट ये होता है, इसको मेंथोल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा मेंथोल ठंडक प्रोवाइड कराता है, जो मेंथोल की गोलियां भी आती है। तो इसका यूज़ क्या होता है, एक तो मेंथोल की तरह करते हैं, मतलब ठंडक पहुंचाने के लिए, मिंट की तरह, ठीक है। और इसका यूज़ करते हैं दवाइयों में, जैसे कि जो पेन किलर होते हैं उसमें भी, पेन किलर हो गया, या फिर शरीर दर्द हो रहा है उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि जहाँ पे स्किन पे कहीं चोट लगी हो या दर्द हो रहा हो तो वहाँ पे ये पहले क्या ठंडक पहुँचाएगा, उसके बाद गर्मी पहुँचाएगा। पहले ठंडा करेगा स्किन को, फिर वार्म करेगा उसको। इससे क्या होता है कि हमारा जो ध्यान होता है पेन पे या फिर जो दर्द हो रहा होता है मसल्स में, बोन में, वो हमारा ध्यान उससे हट जाता है, तो हमें पेन रिलीफ मिल जाता है उससे। तो मिथाइल सैलिसिलेट इसका आंसर हो गया, ऑयल ऑफ विंटर ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते कि रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम का और पूछ रहा है, रेडियम किससे प्राप्त होता है। तो रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। सबसे पहले जानते हैं रेडियम बनता कैसे। रेडियम है जो, रेडियम यूरेनियम के डिके से बनता है, यानी यूरेनियम का जब डिके होता है, बहुत सालों बाद डिके होने लग जाता है उसका, तो उससे रेडियम बनता है। और यूरेनियम का और होता है पिच ब्लेड। तो ये जो क्वेश्चन है, पिच ब्लेड किसका और होता है, यूरेनियम का और होता तो पिच ब्लेड होता है। लेकिन जो रेडियम होता है वो रेडियम किससे बनता है, यूरेनियम के डिके होने से बनता है। तो इसलिए जो रेडियम का और भी हो जाएगा, पिच ब्लेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे यूरेनियम होता तो राइट आंसर यूरेनियम होता, पर यूरेनियम नहीं है तो पिच ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय रोगी, हार्ट पेशेंट को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए, तो आपको पता होगा हार्ट पेशेंट को क्या नहीं लेना चाहिए, जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। फैट नहीं लेना चाहिए, फैट लेने से मना करते हैं। तेल वाले पदार्थ नहीं खाना होता है उनको, फैट नहीं लेना होता है। तो हृदय रोगियों को फैट नहीं लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी पानी यानी हैवी वाटर क्या होता है। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O हैवी वाटर का, और H2O नॉर्मल वाटर हो गया। तो D2O क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स बताए थे मैंने आपको, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, ठीक है। तो जो सेकंड वाला है ड्यूटेरियम H की जगह यानी प्रोटीरियम की जगह ड्यूटेरियम आ जाएगा, D2O, तो उसी को बोलते हैं हम हैवी वाटर। अब इस हैवी वाटर का यूज़ कहाँ होता है, हैवी वाटर का यूज़ आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। किस लिए यूज़ होता है, अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन्स निकले थे जब हमने तोड़ा था, बमबारी करवाई थी न्यूट्रॉन्स की, तो 3 न्यूट्रॉन्स निकले थे। तो ये जो रिएक्शन होती है अनकंट्रोल हो जाती है, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इसमें D2O डालते हैं, ताकि जो न्यूट्रॉन की गति है उसको स्लो डाउन कर दे, और जो हम इस रिएक्शन पर काबू कर सके। तो D2O का यूज़ होता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में। लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा था कि हैवी वाटर क्या है, तो हैवी वाटर जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है। कौन सा, दूसरा वाला, ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि जो दर्द दूर करती है, जो दर्द यानी पेन को रिलीव करती है उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक बोलते हैं। और एंटीपायरेटिक किसे बोलते हैं, जो ताप को कम करता है। फीवर होता है तो एंटीपायरेटिक एसिड लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सब क्या हो गया, एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक जो दर्द को पेन रिलीव करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था मिथाइल आइसोसैलिसिलेट, ये हो गया एनाल्जेसिक। और एक और होता है, एंटाएसिड क्या होता है, जिससे पेट में ज़्यादा अम्लता हो जाती है, ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तब उसको एंटाएसिड दवाई लेते हैं। तो 3 प्रकार की होती है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटाएसिड, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत यानी लीवर ऑयल पे किस विटामिन की प्रचुरता होती है, कौन होता है सबसे ज़्यादा। तो देखिए मछली के तेल से हमें मिलता है विटामिन A और D, A एंड D, ये 2 विटामिन बहुत ज़्यादा होता है। तो D तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा A। और मैं आपको बता दूं, जो मछली का ये लीवर ऑयल है, इसमें ओमेगा 3S मिलता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा 3S। तो जो ओमेगा 3S मछली के तेल में मिलता है, वो ओमेगा 3S प्लांट से मिलने वाले ओमेगा 3S से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी प्लांट से भी कुछ साग सब्जी खाते हैं, उससे भी ओमेगा 3S मिलता है, लेकिन जो इससे मिलता है मछली के तेल से, वो सबसे अच्छा होता है, सबसे लाभदायक वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से
सबसे अधिक प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी किस में होती है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी स्टील में होती है। आपने 12th में प्रूफ किया हुआ इसे मैथमेटिकली, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं इसको कि जो स्टील होता है वो रबड़ से भी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी देखिए, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी किसी मिक्सचर से रंगीन पदार्थ, रंगीन यानी कलरफुल पदार्थों को सेपरेट करने की एक विधि होती है। अलग अलग कलर को अलग अलग जगह सेपरेट कर देता है। इसमें क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर। इस पेपर को उस मिक्सर में डालते हैं, तो जो मिक्सर में कलर होते हैं जैसे रेड ग्रीन हो गया, मान लेते हैं रेड ग्रीन ब्लैक, तो इनका जो सेपरेशन है ये फिल्टर पेपर के अलग अलग पार्ट्स पे हो जाएगा, अलग अलग पार्ट्स पे। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ लेते हैं? डाई होती है जो डाई, उसको अलग करने में, सेपरेट करने में, क्लोरोफिल से पिगमेंट को सेपरेट करने में, और खून से ड्रग्स, यानी जो डोपिंग टेस्ट होता है ना, स्पोर्ट्समैन वगैरह जो होते हैं उनका डोपिंग टेस्ट किया जाता है कि देखा जाता है कि उन्होंने कोई ड्रग्स तो नहीं ली थी, तो उसमें डोपिंग टेस्ट में भी यही क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि रंगीन पदार्थों की पहचान के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर जो सब किसी को दे देता है, ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ए क्या होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ये सब हर किसी का ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेको टेक्नोलॉजी क्या है? जेनेको टेक्नोलॉजी, जेनेको टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जो जेनेटिक्स रोग होते हैं, जेनेटिक्स रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उनकी पहचान हम पहले ही कर सकते हैं कि हाँ आप में ये डिजीज़ है, ये आपके जेनेटिक्स में, मतलब आपकी जो आने वाली वंश है उसमें भी जा सकती है ये डिजीज़। तो ये जेनेको टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, यानी जेनेटिक्स जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको पहले से हम बता सकते हैं कि हाँ ये फैल सकती है आगे की जनरेशन में। तो आनुवंशिक रोग की पूर्व सूचना प्राप्त करने का एक तरीका है जेनेको टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वासियार्कर किसकी कमी से होता है? तो क्वासियार्कर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होती है, बच्चों में होती है। ज़्यादातर क्या होता है कि कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन होता है ना, बच्चों को खाना नहीं मिलता ढंग से, तो उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनका शरीर विकास नहीं कर पाता, कुपोषण, उनको कुपोषित बच्चे बोलते हैं। तो वही क्वासियार्कर इसी प्रोटीन की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाई हार्मोन किसे कहते हैं? ये तो पता ही होगा सबको, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन है जो, इसी को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। और ये कौन से ग्लैंड से सिक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। और अगर इसके बारे में और, हाँ, जब ये सिक्रेट होता है तो क्या हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं एकदम, किसी भी एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे एकदम से आपको किसी ने डरा दिया, किसी ने आपके सामने आवाज़ निकाल दी जोर से, तो आप एकदम से शॉक हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, उस टाइम एड्रेनलिन रिलीज होता है बॉडी में, एड्रेनलिन। ठीक, ओके, तो इसी को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जो हमारा त्वचा का रंग है, सफ़ेद, गोरा, काला, जो रेसिज्म फैलाते हैं, किसकी वजह से फैलाते हैं? तो ये फैलाते हैं मेलानिन की वजह से। मेलानिन एक पिगमेंट होता है हमारे स्किन में, इसकी वजह से ही कलर का, स्किन का कलर होता है वो डिसाइड होता है। और इसके वजह से बीमारियाँ भी होती है। ये बीमारी आपको पता है क्या बोलते हैं? इस बीमारी को बोलते हैं विटिलिगो। विटिलिगो, इसमें क्या होता है, जो स्किन है इस पर वाइट से स्पॉट्स आ जाते हैं। ये देखिए, इसमें एक्टस है, इनके स्किन पे वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं विटिलिगो। विटिलिगो ये नाम की एक बीमारी होती है। और हाँ, ये मेलानिन की कमी से होती है। जहाँ जहाँ मेलानिन कम हो जाएगा, मतलब पिगमेंट रहेगा नहीं वहाँ स्किन पे, तो सफ़ेद सफ़ेद से दाग बन जाएंगे वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप मेटल में क्या क्या होता है? टाइप मेटल, ओके, टाइप मेटल में लेड भी होता है, एंटीमनी भी होता है, टिन भी होता है, यानी तीन होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप मेटल होता क्या है, इसका यूज़ क्या करते हैं। टाइप मेटल का यूज़ करते हैं प्रिंटिंग में। और इसी का यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, तो जब इसकी छपाई करते हैं हम, तो हमें एक ऐसा मेटल चाहिए होता है जो लिक्विड फॉर्म से, जब ये तो पहले लिक्विड फॉर्म में ही होगा ना, ये जो ये छपाई हो रही है, तो लिक्विड फॉर्म से जब ये सूखे तो ये फैल ना जाए। मतलब जैसे ये टा लिखा हुआ है, तो टा ऐसा ना हो जाए, ऐसे फैल ना जाए, ऐसे टा ना हो जाए ऐसे। तो इसलिए हम इन भारी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। एंटीमनी हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, तो इन्हीं को इसलिए टाइप मेटल बोलते हैं। ओके, क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिजा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो एलिजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।
एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। जो ये टेस्ट होता है बेसिकली जो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ होती है उसको मेज़र करने और डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अब एड्स पता होगा आपको, एड्स में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हमारे जो शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, बिल्कुल चली जाती है। यानी अगर एक सर्दी भी होगी हमें उसी में जान चली जाएगी, ठीक है। तो एलिजा टेस्ट किस लिए होता है, एंटीबॉडी के लिए। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एड्स में ये होता है एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ का तो टेस्ट करेंगे हम एड्स में कि देखेंगे एंटीबॉडी है कि नहीं है, तो एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी सेल वो भी मानव शरीर में। तो सबसे लंबी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सेल। नर्वस सेल का भी कौन सा, न्यूरॉन। नर्वस सेल किससे मिलके बने होते हैं, न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं। और किडनी किससे, नेफ्रॉन से। तो न्यूरॉन जो होता है सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर में। और इसके अतिरिक्त अगर वो पूछता कि सबसे बड़ी यानी सबसे लार्जेस्ट पूछता और मानव शरीर ना पूछता, सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है वो शुतुरमुर्ग का एग, ऑस्ट्रिच एग। और स्मॉलेस्ट क्या होता है, माइकोप्लाज्म। अगर यहाँ मानव शरीर नहीं होता तो सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्म, मतलब पूरे वर्ल्ड में। और सबसे लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर मानव शरीर पूछ रहा है तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, लंबी पूछ रहा है, लंबी, बड़ी नहीं लंबी, तो लंबी तो हो गई न्यूरॉन, ठीक। और सबसे बड़ी पूछता वो, सबसे बड़ी कौन सी होती है शरीर में, सबसे बड़ी क्या होती है, ओव्यूम होती है। जो फीमेल का एग होता है ओव्यूम, फीमेल एग, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी होती है स्पर्म जो मेल्स में होती है। अगर स्पर्म नहीं होगा ऑप्शन में तो क्या, आरबीसी। तो सबसे छोटी स्पर्म या आरबीसी, सबसे बड़ी होगी ओव्यूम, और सबसे लंबी क्या होगी, न्यूरॉन। ये हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी बना रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं। जैसे वेजिटेबल वाले हो गए, ये अनसैचुरेटेड हुआ। अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना। और इसको बनाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड बोलते हैं। तो इसमें कौन सी गैस का, हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है। और इसमें एक कैटलिस्ट होता है यानी उत्प्रेरक क्या होता है, निकिल। आपको ये दोनों याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है और कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक होता है निकिल, और बन जाता है हमारा वेजिटेबल घी, वनस्पति घी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है। देखिए, मिल्क फीवर होता है कैल्शियम की कमी से। और ये मिल्क फीवर किस में होता है, तो हमारे कैटल्स होते हैं ना, गाय भैंस, इनमें होता है मिल्क फीवर। इस बीमारी को और क्या बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। आपको बताया था मैंने, हाइपो और हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शल्य चिकित्सा सर्जरी में ऑर्थोलॉजिस्ट क्या है। ऑर्थोलॉजिस्ट तो आपको पता है, ऑर्थो यानी ऑर्थो मतलब आपको पता है हड्डी वाले सेल होते थे ऑर्थो। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि जो जोड़ हो गया हड्डी उड्डी का, इनकी जो सर्जरी करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट, जो हड्डी से रिलेटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइल जूस का उत्सर्जन कहाँ से होता है, बाइल जूस का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है बाइल जूस का प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक्स इंपॉर्टेंट है, ये शायद इस बार पूछा जाएगा। क्रायोजेनिक्स, देखिए क्रायोजेनिक्स क्या होता है, जब हम किसी गैस को बिल्कुल लो टेम्परेचर पर करते हैं, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए होता है क्रायोजेनिक्स में, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, उसका आंसर भी बहुत ज़्यादा लो इस पर करते हैं तो गैस क्या होता है, लिक्विड में जाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए सही होता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन लिया हमने और ऑक्सीजन लिया, इसको हमने इतना लो टेम्परेचर दिया कि ये गैस से लिक्विड बन गए। ओके, और इसको हमने फिर एक टैंक में रख दिया फ्यूल के रूप में, तो इसी को बोलते हैं क्रायोजेनिक। जैसे हमारा GSLV है, GSLV मार्क थ्री है, जो GSLV मार्क 3 जिसे हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, उसमें जो थर्ड स्टेज इंजन है, पहला स्टेज क्या होता है सॉलिड, दूसरा क्या होता है लिक्विड, थर्ड क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें हम क्या करते हैं लो टेम्परेचर पर गैस को रखते हैं। आपको बस इतना रखना है, क्रायोजेनिक मतलब लो टेम्परेचर पर गैस को रखना, लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक। तो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर करें, एक ना एक कमेंट जरूर करें। वीडियो के किसी भी मोमेंट पे आपको कुछ सीखने को मिला हो या फिर आपको कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।